Dear students, in the last lecture, we have started the London's theory, and we have seen that there were two equations, and one equation was the variation of current density with time, और हमने उसमें देखा था कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ करंट डेंसिटी को चेंज करने के लिए होगी कि हमें अगर सर्किट में से करंट को चेंज करना है ओनली देन वी रिक्वायर सम इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज वी अगर हमें मेंटेन रखना है, अगर हमें चाहते हैं कि करंट उसमें से चेंज ना करे तो हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो हमने इक्वेशन देखी थी वो हमें उसके स्पेस वेरिएशन के बारे में बताती है, और हमने देखा था कि कैसे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे चेंज करता है। हमने उसके बाद पहले करंट वेरिएशन देखा था कि जो करंट डेंसिटी का वेरिएशन है स्पेस के साथ है वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि फिर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का बिहेवियर देखा था, और हमने ये देखा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है एंड दैट इज नॉट बिकम जीरो अब्रप्टली एट द सरफेस। और हमने देखा था कि हमने एक टर्म डिफाइन की थी विच वाज लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, जहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है दैट रिड्यूसेस टू 1/e टाइम्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एट द सरफेस। तो अगर हमारे पास किसी भी सुपर कंडक्टर की जो थिकनेस है इफ इट इज लेस देन द लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, तो हम कहेंगे कि जो मीजर इफेक्ट है दैट इज वोलेटेड और दैट इज नॉट फॉलोड इन केस ऑफ थिन फिल्म्स, इन केस ऑफ थिन फिल्म्स। जब हम इससे आगे मूव करते हैं तो हम बात करेंगे कि जो जो मीजनर इफेक्ट है क्या वो सब तरह के सुपर कंडक्टर में फॉलो होता है या कोई वेरिएशन है उसके अंदर। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी differentiate the or we categorize the superconductors into two types. First one is type 1 superconductor, or second one is type 2 superconductors. Type 1 superconductors and type 2 superconductors. और ग्राफिकली मैं बता दूंगा उससे ही काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ ग्राफ देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन कैसे वेरी होता है, तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम B की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो मैग्नेटाइजेशन है वो बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे जाके जब हमारा B BC को रीच कर जाएगा, क्रिटिकल फील्ड को रीच कर जाएगा, देन दिस मैग्नेटाइजेशन इट बिकम्स अब्रप्टली जीरो, इट बिकम्स अब्रप्टली जीरो। तो इससे जब हम BC से नीचे की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये हमारी है नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट, एंड व्हेन दिस B इट अप्रोचेस टू BC, तो ये हमारे पास आ जाएगी सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। इट मींस जो ट्रांजिशन है नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जाने का वो हमारे पास अब्रप्ट है। ठीक है, तो इस तरह के जो सुपर कंडक्टर्स होंगे जो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे दो सुपर कंडक्टर्स आर नेम्ड एज टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स। जनरली हमारे पास जो जो एलिमेंट्स के प्योर मटेरियल प्योर एलिमेंट्स होते हैं मटेरियल्स में, वो हमारे टाइप 1 टाइप का जो बिहेवियर है वो शो करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत कम वैल्यू चाहिए, जनरली जो इसके अंदर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो बहुत स्मॉल होती है, दैट इज नियरली 0.1 टेस्ला, और अगर हम इसके ट्रांजिशन टेम्परेचर्स की बात करें तो वो भी हमारे पास कम होती है। तो दीज सुपर कंडक्टर्स आर नेम्ड एज सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स, दे आर आल्सो नेम्ड एज सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, और मैं अगर आपको बताऊं तो हमें यहां से पता लग रहा है कि जो मीजनर इफेक्ट है दैट इज कंप्लीटली फॉलोड, क्योंकि जैसे ही हमारे पास क्रिटिकल फील्ड आया जो ये जो हमारा मैग्नेटिज्म है वो एकदम से एक्सक्लूड हो गया। तो मीजनर इफेक्ट इज कंप्लीटली फॉलोड इन केस ऑफ टाइप 1 सुपर कंडक्टर। और इससे कंट्रेरी जब हम बात करते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर की, और इसके अंदर अगर हम बिहेवियर देखें B के साथ M का, तो हमारे पास जो बिहेवियर होता है वो क्या आएगा कि एक बार बढ़ेगा फिर ये हमारे पास धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास
दो क्रिटिकल फील्ड एग्जिस्ट करेंगे, एक को हम BC1 बोलते हैं, एक को हम BC2 बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि BC1 से जो नीचे की स्टेट है वो हमारे पास नॉर्मल स्टेट है, ठीक है। जब ये सारे का सारा हमारा मैग्नेटाइजेशन बाहर चला गया तो हमारे पास जो स्टेट है वो हमारे पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, और BC1 और BC2 के बीच में हमारे पास सुपर कंडक्टिंग और नॉन सुपर कंडक्टिंग फेजेस मिक्स्ड फॉर्म में होंगे, तो हम इसको बोलेंगे मिक्स्ड स्टेट, और इसको हम एक नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाता है वोर्टेक्स स्टेट। वोर्टेक्स स्टेट, तो वोर्टेक्स, कई बार आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट आर वोर्टेक्स स्टेट। तो वोर्टेक्स स्टेट इज बेसिकली मिक्स्ड स्टेट between BC1 and BC2 in which superconducting and non-superconducting phases coexist, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं vortex state, और इसको बोलते हैं नॉर्मल, और ये हो गया हमारे पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट। अब ये देखो कि इसके अंदर हमारे पास क्रिटिकल फील्ड होगा, जैसे हम BC1 अप्लाई करेंगे तो BC1 से पहले ये सुपर कंडक्टर है, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएगी BC1 से, और ये कंप्लीटली हमारी डिस्ट्रॉय सुपर नॉर्मल स्टेट हमारी चेंज होनी शुरू हो जाएगी BC1 से, और ये कंप्लीटली सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगी BC2 तक जाते हुए। इसका मतलब हमारे पास जो ट्रांजिशन है नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट का, वो अब्रप्ट नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुअल चेंज है। इसका मतलब इस स्टेट के अंदर हमारे पास जो मीजनर इफेक्ट है दैट इज नॉट कंप्लीटली फॉलोड, दैट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो मैनी alloys materials of transition elements which have their electrical resistivity high in normal state, and some newly developed ceramics, they comes under the category of type 2 superconductors, and because obviously इसके अंदर हमें जो BC अप्लाई करना पड़ेगा उसको सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो obviously हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो ट्रांजिशन टेम्परेचर्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो जो इस टाइप के जो सुपर कंडक्टर हैं हम उनको बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर्स। तो हार्ड सुपर कंडक्टर्स वो सुपर कंडक्टर्स हैं जो हमारे पास टाइप 2 के हैं, और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर हमारे पास वो सुपर कंडक्टर हैं जो टाइप 1 के। तो दिस इज द टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर्स ऑन विच देयर बिहेवियर एज द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, कि इसके अंदर हमें क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। हमारे पास जो नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट का जो वेरिएशन है वो ग्रेजुअल वेरिएशन है, इसके अंदर हमें कम अप्लाई करना पड़ता है। जो वेरिएशन है वो हमारे पास अब्रप्ट वेरिएशन है, बहुत थोड़े से चेंज पे ही ये एकदम से जंप कर जाएगा नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर, ठीक है। तो एक ये आपके पास टॉपिक आता है कि टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स कौन से। इसके बाद जो आपके पास इसके अंदर यूनिट के अंदर टॉपिक आता है, एंड दैट टॉपिक इज, आई मस्ट से, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक of this chapter, and also the most important part of this superconductivity, and that is what the quantum mechanical theory of superconductivity। quantum mechanically अगर हम बात करें तो उसकी थ्योरी का क्या होगी। 1957 में 3 साइंटिस्ट थे, बार्डीन, कूपर एंड शरीफर, ठीक है। 1957 में इन्होंने एक थ्योरी दी, और इन तीनों के नाम से B, C and S, the theory was named as BCS theory। Later on they got Nobel Prize for this theory also, and the theory was proposed in 1957। और उन्होंने क्या कहा, उनकी जो बेसिक थ्योरी थी वो बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंटल जो मेजरमेंट्स थी उनके कंक्लूजन पे बेस्ड थी। पहला उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट यूज किया था वो था आइसोटोप इफेक्ट, मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था, और दूसरा था वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट
ऑफ सुपर कंडक्टर्स, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर कंडक्टर्स। ये दो एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन को उन्होंने लिया और उसके बेस पे उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की एंड द नेम वाज BCS थ्योरी, बार्डीन कूपर श्रीफर के नाम पे ये जो थ्योरी थी इट वाज प्रपोज्ड इन 1957। आइसोटोप इफेक्ट हमारा क्या कहता है? आइसोटोप इफेक्ट कहता है कि m raised to power 1/2 Tc is constant, means जो critical temperature है that is inversely proportional to square root of isotopic mass, ठीक है? and Tc will be 0, critical temperature will be 0, for which this isotopic mass it should be infinity। और अगर हमारे पास Tc की क्रिटिकल टेम्परेचर की कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब जो आयंस हैं उनका जो मास है वो भी फाइनाइट होगा। तो हमारे पास फाइनाइट आइसोटोपिक मास के मटेरियल्स एग्जिस्ट ऐसे जरूर करेंगे जिनके लिए हमारे पास नॉन जीरो क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिस्ट करता हो। एक्सपेरिमेंटली दे एग्जिस्टेड, मरकरी में वो एग्जिस्ट किए सबसे पहले, तो दैट्स वाई इसने ये बताया कि हमारे पास कोई ना कोई जो डिवाइड टेम्परेचर के साथ इसको बाद में लिंक किया गया कि जो लैटिस है, लैटिस कहीं ना कहीं जाके इसके अंदर रिलेट करती है। और वेरिएशन ऑफ जो स्पेसिफिक हीट था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगा अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ, जो एकदम से जो एब्रप्ट जंप था एट ऑफ स्पेसिफिक हीट एट अ ट्रांजिशन टेम्परेचर, दे इंडिकेट द देयर इज सम एनर्जी गैप which is present in case of सुपरकंडक्टर्स। तो एनर्जी गैप सुपरकंडक्टर के केस में एग्जिस्ट करना चाहिए। नॉन जीरो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, कुछ फाइनाइट आइसोटोपिक मास के हमारे पास सुपरकंडक्टर होने चाहिए और कहीं ना कहीं वो लैटिस वाइब्रेशन से जाके लिंक करने चाहिए। अब ये कहते क्या है? ये कहते हैं कि जो मेन हमारा जो सुपर कंडक्टिविटी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह फ्रीली मूव नहीं करते, बल्कि वो एक बाउंड सिस्टम में रहते हैं। उन्होंने किस तरह से इसको समझाया? वो कहते हैं कि सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन कोर पे के पास आता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी पॉजिटिव आयन कोर के पास आया। अब ड्यू टू देयर इंटरेक्शन सम ऑब्वियसली कुछ कोलम्बियन इंटरेक्शन इसके बीच में होगा, कोलम्बियन इंटरेक्शन इसके बीच में होगा, तो ये क्या करेगा? ये इसके अंदर वाइब्रेशन को सेट कर देगा, वाइब्रेशन, लैटिस की वाइब्रेशन। अब जब पॉजिटिव आयन में वाइब्रेशन होंगी तो ऑब्वियसली सम लैटिस विल बी डिस्टॉर्टेड। भाई एक चीज है वो फिक्स है, लेकिन अगर उसके अंदर वाइब्रेशन शुरू होगी तो पूरी की पूरी जो लैटिस है वो डिस्टोर्ट होगी। इस पोजीशन पे हमारे पास, मान लो हमारे पास इस तरह से था कि ये एक आयन कोर, ये एक आयन कोर, ये एक आयन कोर, ये एक आयन कोर, ठीक है? इस तरह से मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ इंटरेक्शन सेटअप कर लिया। जब इंटरेक्शन सेटअप हुआ तो उसके कोरस्पोंडिंग क्या हुआ? इसके अंदर वाइब्रेशन हुई, जब ये हिलेगा तो हमारे पास क्या है? इस लैटिस के अंदर इस पॉइंट पे डिस्टोर्शन आ जाएगा एंड इन द रिएक्शन ऑफ दैट डिस्टोर्शन इट विल एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन विद सम कोलम्बियन इंटरेक्शन। इसका मतलब ये इसके साथ इंटरेक्शन सेटअप कर लेगा। अब क्योंकि इसकी जो लैटिस वाइब्रेशन है दे आर क्वांटाइज्ड, इट मींस हम ये कहेंगे कि सम फोटोन इज एक्सचेंज्ड, क्लियर? जब ये डिस्टोर्शन है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डिस्टोर्शन को देखेगा तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जो डिस्टोर्शन इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन के आने से लैटिस के अंदर क्या हुआ? डिस्टोर्शन सेटअप हो गई, डिस्टोर्शन सेट हो गई क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशन है दे आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। तो ये क्या होगा कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देखेगा, इसके पास आएगा, तो क्या है कि वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी भी इसके साथ इंटरेक्शन सेट हो जाएगी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लैटिस के साथ बाउंड हुआ और उस लैटिस ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बाउंड कर लिया, तो इन रिजल्ट हम ये देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाएंगे। और उसका इफेक्ट क्या होगा? ये हम ये कहेंगे कि इनके बीच में
वर्चुअल फोनोन एक्सचेंज होगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकली जब भी दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो सम पार्टिकल शुड बी एक्सचेंज, सम पार्टिकल शुड बी एक्सचेंज व्हेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक इधर था, एक जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर था, ये दोनों के दोनों इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इनडायरेक्टली ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इंटरेक्शन उनका किसके थ्रू है? लैटिस के थ्रू है। तो इफ when this electron interact with this, some phonon is exchanged from this side. Similarly, when this electron react, तो some phonon is also exchanged between them. ये better pair बनेगा and these electrons now they become like a pair, एक pair की तरह ये बन गए, जिसको हम नाम देते हैं कूपर पेयर का, कूपर पेयर। और कमाल की बात यह है कि जो कूपर पेयर की जो एनर्जी है वो कम है, क्योंकि फोनोन के इंटरेक्शन के से, फोनोन के एक्सचेंज से जरूरी नहीं कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो होल्ड करे, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ये वर्चुअल फोनोन्स हैं, इन फोनोन्स को हम नाम देंगे वर्चुअल फोनोन्स का, दे आर बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली एक्सचेंजिंग। जो ये वर्चुअल फोनोन्स एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो रहे हैं, वर्चुअल फोनोन्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं, उनका जो लाइफ टाइम है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, और उनका लाइफ टाइम क्योंकि बहुत कम है, तो एनर्जी नीड नॉट टू बी कंजर्व्ड इन सच प्रोसेसेस, एनर्जी नीड नॉट टू बी कंजर्व्ड इन सच प्रोसेसेस। तो हम सिर्फ यहाँ पे ये करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है, और दैट इंटरेक्शन इज थ्रू लैटिस, इट मींस दिस इंटरेक्शन इज इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। And this interaction is because of the absorption and emission of virtual phonons, attraction and emission of virtual phonons। वो जो phonons हैं they are continuously exchanging between these electrons through this lattice, clear? तो हमारे पास ये एक्सचेंज होगा। सपोज हमारे पास जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेव फंक्शन है वो k1 है, वो k1 हमारे पास एक फोनोन को एमिट करता है, और इसका जो वेव फंक्शन है वो सपोज स्कैटर्ड जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, जो आगे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसका बनेगा k1 प्लस माइनस q। अब जो ये q जो इसने एमिट किया वो सपोज दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव फंक्शन हमारे पास k2 है, वेव वेक्टर k2 है, वो इस फोनोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब क्या है, k माइनस क्यू, k1 माइनस क्यू, k2 प्लस क्यू, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। कुछ टाइम के बाद ये छोड़ देगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये छोड़ देगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये कंटीन्यूअस एक्सचेंज चलता रहता है। एंड बिकॉज एनर्जी इज लोअर्ड, दोनों जब इकट्ठे होते हैं देन एनर्जी इज लोअर्ड, देन दिस बिकॉज द एनर्जी इज लोअर्ड दैट्स व्हाई द इंटरेक्शन इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जनरली हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में कूलम्बियन इंटरेक्शन होगा, एंड कूलम्बियन इंटरेक्शन इज रिपल्सिव इन नेचर। बट व्हेन द कूपर पेयर दे इंटरेक्ट थ्रू दिस लैटिस, देन द इंटरेक्शन इज अट्रैक्टिव इन नेचर, द इंटरेक्शन इज अट्रैक्टिव इन नेचर। बट इसके अंदर खास बात यही है कि द इंटरेक्शन इज नॉट डायरेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू लैटिस एंड देन फ्रॉम लैटिस टू इलेक्ट्रॉन। तो द इंटरेक्शन इज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। क्लियर ये चीज? तो हमारे पास जो ये नए वेव वेक्टर्स हो जाएंगे जब वो स्कैटर करेंगे, हमारे पास जब वो स्कैटर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से हमारे पास इंटरेक्शन सेटअप होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो एनर्जी है दैट इज लोअर डाउन, when the energy is lower down तो it means the interaction है that should be attractive, that should be attractive one। ठीक है? तो obviously जिन मटेरियल्स के अंदर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, जिन मटेरियल्स के अंदर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा वो बेटर सुपर कंडक्टर होंगे। दैट्स वाई जो मटेरियल्स हैं हमारे पास जो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं नॉर्मल स्टेट के अंदर, फॉर एग्जांपल हम सिल्वर की बात करें, फॉर एग्जांपल हम गोल्ड की बात करें, फॉर एग्जांपल हम कॉपर की बात करें, दे हैव वेरी स्मॉल लैटिस वाइब्रेशंस,
they have very small lattice vibration, that's why they are not very good superconductors. That's why they are not very good superconductors. While अगर हम lead की बात करते हैं, mercury की बात करते हैं, strontium की बात करते हैं, which have very high amplitudes of lattice vibration, they are very good superconductors. They are very good superconductors. ठीक है ना? तो हमारी उस टाइम पे जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी कि बहुत ऐसे मटेरियल हैं जो नॉर्मल स्टेट के अंदर बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, बट दे आर नॉट सुपर कंडक्टर्स एट वेरी लो टेम्परेचर्स आल्सो. रीजन इज बीइंग बिकॉज उनकी जो लेटिस वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड हैं वो स्मॉल है. तो एक चीज क्या है कि हमारे पास जो ये सुपर कंडक्टिविटी सेटअप हुई है वो इस इंटरेक्शन की कोरस्पोंडिंग हुई है. अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू दिस लेटिस. दैट्स व्हाई देयर इज no any reason of collision between these two electrons or the collision of this electron with some ion core क्योंकि वो बाउंड है. जैसे ही हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इस लैटिस के साथ साथ वाइब्रेट करेंगे, तो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो इसका मतलब देयर विल बी नो कोलिजन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर आयन कोर. तो इसलिए उनके बीच में हमारे पास कोई भी जब कोलिजन नहीं होगा तो दैट्स व्हाई देयर विल बी नो रेजिस्टेंस एंड ऑर्डरिंग इज देयर. एक कोरिलेशन इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, एक ऑर्डरिंग इनके बीच में एग्जिस्ट करती है. और बेसिकली हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बल्कि जो लैटिस की डीफॉर्मेशन है, जो डिस्टोर्शन है वो हमारी मूव करती है. और उस डिस्टोर्शन के साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चार्ज मूव करता है. दैट कॉजेज the conduction in the superconductors. That causes the conduction in the superconductors. अब हमारे पास जो फंडामेंटल जो एक प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल पोस्टुलेट आया इस BCS थ्योरी का, वो ये आया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they move in the pair and the name of the pair is Cooper pair. The name of the pair is Cooper pair. तो इसका मतलब जो फोनोन एक्सचेंज है वो हमारा डोमिनेट करता है rather than the Coulombian interaction between the two electrons. ये बात ध्यान रखने की है कि इसमें हमारे पास दो तरह के इंटरेक्शन हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. एक तो इंटरेक्शन है जो कोलम्बियन इंटरेक्शन है बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, पहला जो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल है. दूसरा हमारे पास जो इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है दैट इंटरेक्शन इज बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द फोनोन्स. बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द फोनोन्स. तो जो एक्सचेंज्ड फोनोन्स के कोरस्पोंडिंग इंटरेक्शन है और एक जो कोलम्बियन इंटरेक्शन है, उन दोनों में से जो डोमिनेट करेगा उससे कोरस्पोंडिंग ये बिहेवियर आ जाएगा. ठीक है. द इंटरेक्शन इज मैक्सिमम. ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की और ध्यान से सुनने की. द इंटरेक्शन इज मैक्सिमम एट 0 केल्विन. एट 0 केल्विन द इंटरेक्शन इज मैक्सिमम एट 0 केल्विन बिकॉज ऑफ द फोनोन्स. तो दैट विल बी अट्रैक्टिव वन. एंड द कोलम्बियन इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू फोनोन एक्सचेंज एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर. तो जैसे जैसे ट्रांजिशन टेम्परेचर, ऑब्वियसली जब इन दोनों के बीच में फोनोन इंटरेक्शन हो रहा है तो सम बाइंडिंग एनर्जी विल एग्जिस्ट. और अगर हम कहीं से भी वो बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई कर देंगे तो जो एक ऊपर पेयर है इट विल ब्रेक डाउन. इट विल ब्रेक डाउन. और वो जो एनर्जी है वो कहां से सप्लाई होगी? वो जो एनर्जी सप्लाई होगी टेम्परेचर के थ्रू. वो जो एनर्जी सप्लाई होगी टेम्परेचर के थ्रू. जो थर्मल हमारी वाइब्रेशंस हैं, जो थर्मल हमारी एजिटेशंस हैं, उसके कोरस्पोंडिंग वो जो एनर्जी है वो सप्लाई होगी. तो अगर जब क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ऊपर के टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारे पास जो कोलम्बियन इंटरेक्शन है वो डोमिनेट करता है जो फोनोन इंटरेक्शन से. फोनोन इंटरेक्शन के ऊपर कोलम्बियन इंटरेक्शन डोमिनेट करेगा. दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन्स. और जब हम फोनोन इंटरेक्शन की बात करेंगे, जैसे जैसे हम टीसी से नीचे जाते रहेंगे तो 0 केल्विन तक जाते जाते हमारा जो इंटरेक्शन वो बढ़ता रहेगा. एंड एट 0 केल्विन द मैक्सिमम इंटरेक्शन इज बिकॉज ऑफ द फोनोन इंटरेक्शन. फोनोन इंटरेक्शन क्लियर ये चीज. तो हमारे पास टीसी तक जाते जाते हमारे पास कोलम्बियन इंटरेक्शन बढ़ता रहेगा. टीसी पे जाके क्योंकि वो एनर्जी बढ़ती रहेगी, जो उनके बीच में बाइंडिंग है वो डिक्रीज होती रहेगी. और एट टीसी
जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस कोलंबियन रिपल्शन। कोलंबियन रिपल्शन, तो इसका मतलब जैसे ही उससे ऊपर बढ़ेगा कोलंबियन रिपल्शन हमारा बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा और हमारा जो ये कूपर पेयर है, जो फोनोन इंटरेक्शन है, इट विल ब्रेक डाउन एंड द सुपर कंडक्टर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल कंडक्टर और नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाएगा। ये तो नहीं कहेंगे कंडक्टर होगा, बट इट विल कम इन नॉर्मल स्टेट। लेकिन टीसी से नीचे हमारे पास क्या है कि जो वो बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी और कोलंबियन इंटरेक्शन हमारा कम होता रहेगा। इसीलिए जो 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 मटेरियल है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल रिमेन इन द पेयरिंग एंड द पेयरिंग इज नेम्ड एज कूपर पेयर। पेयरिंग इज नेम्ड एज कूपर पेयर। ठीक है, तो जो ये कूपर पेयर है इट इज बेसिकली ए बाउंड स्टेट। इट इज बेसिकली ए बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट। ठीक है, तो आज मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन है वो जब आयन कोर के पास आएगा इट विल सेट अ डिस्टॉर्शन इन द लैटिस एंड बिकॉज दिस लैटिस इट विल एक्ट ऑन द अनदर इलेक्ट्रॉन another electron with the electrostatic force and the force will be attractive one. The force will be attractive one। और अगर हम मेजर उसको देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि जो जो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन सेट होगा वो बेसिकली थ्रू लैटिस सेट होगा और थ्रू लैटिस वो हमारे पास फोनोन के एक्सचेंज के कारण होगा, फोनोन के एक्सचेंज के कारण होगा। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन या इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन में कोरस्पोंडिंग हमारे पास एक पेयर सेटअप हो जाएगा। इस पेयर को हमने नाम दिया कूपर पेयर का। जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारी मैक्सिमम होगी 0 केल्विन पे और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा उसको एनर्जी सप्लाई होती रहेगी टूटने के लिए एट टीसी। इतनी एनर्जी हमारी रिपल्शन के बराबर आ जाएगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी लोअर डाउन हो जाएगी, वो उसको ब्रेक कर देगा और जो सुपर कंडक्टर है इट विल जंप टू नॉर्मल स्टेट, इट विल जंप टू नॉर्मल स्टेट। तो आज हमने इतना ही करना है और इससे आगे अभी बीसीएस थ्योरी का पार्ट हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसके और भी बहुत चीज़ें बाकी हैं, वो फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा लगभग बीसीएस थ्योरी के ऊपर ही होगा, तो बीसीएस थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक से। ठीक है, तो इसके बाद का जो पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस डे।